Assalamu alaikum students. Self-check exercise 9.5. The following data was collected for the reaction between H2 and NO at 700 degrees Celsius. रिएक्शन इक्वेशन आपको दे दी, फिर एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स दी हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, हाइड्रोजन की ये कंसनट्रेशन ली, एनओ की ये ली, रेट ये आया। इस तरह 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। सजेस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। आपको मैकेनिज्म बताना है जो रेट लॉ से मैच करता है, और रेट लॉ भी आपको नहीं दिया हुआ है, ये बात भी याद रखनी। लेकिन क्या है, रेट लॉ के लिए डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को यूज़ करते हुए हम रेट लॉ फाइंड करेंगे। हिंट, अज्यूम द ऑक्सीजन एटम इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर आपको इन्होंने ये हिंट भी दी कि जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, वो बीच में एज रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी आपको दे दी गई है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हमें 2 पीक्स नज़र आ रही हैं, 2 हिल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप्स का है। पहली पीक जो है वो बड़ी है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी है, ज़्यादा एनर्जी देने में टाइम लगेगा, यानी कि ये स्लो स्टेप है, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर करने हैं और रेट लॉ फाइंड करना है, ताकि उसके हिसाब से हम क्या फाइंड कर सकें, हम उसके इस रेट लॉ फाइंड करने के बाद हम मैकेनिज्म की तरफ जाएं। क्योंकि मैकेनिज्म के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक ओवरऑल इक्वेशन और एक आपका रेट लॉ। तो सबसे पहले रेट लॉ के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर करते हैं। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 स्पीशीज़ है, वन इज़ हाइड्रोजन और सेकंड क्या है आपके पास, H2 के बाद NO। अब जब हमने देखना है कि एक्सपेरिमेंट नंबर और 1 और 2, अगर मैं इनको देखूँ तो इसमें NO की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन वेरी कर रहा है और उसकी वजह से रेट भी वेरी कर रहा है। तो जो भी रेट में इफेक्ट आ रहा है, इट्स ऑल ड्यू टू हाइड्रोजन नाउ। ठीक है, एनओ का इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो हाइड्रोजन के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए हम कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं, वो ये कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपोनेंशियल एन, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन प्लेस की, रेट प्लेस की। इसको सिंप्लीफाई किया 2 की पावर n, इसको सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 1। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम हो जाती हैं, तो n इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑर्डर क्या है, 1। अब हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ NO। अब जब हमें ऑर्डर ऑफ NO फाइंड करना है तो NO का ऑर्डर के लिए हमने कौन से एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर करने हैं जिसमें सिर्फ NO चेंज हो रहा हो और हाइड्रोजन सेम हो। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3, हम इन 2 एक्सपेरिमेंट्स को आप कंपेयर करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 3। अब 1 और 3 में अगर हम देखें, 1 और 3, 1 में ये 0.02 है, ये 0.0125 है, ये ग्रेटर है, हम इसी को ऊपर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपोनेंशियल n, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब ये रेट्स की हम वैल्यूज प्लेस करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है, NO 0.025, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या है, 0.0125, एक्सपोनेंशियल n इक्वल्स टू, रेट क्या है इसका, 2.4 एक्सपोनेंशियल -6 और ये 0.6, 2.4 एक्सपोनेंशियल -6 डिवाइडेड बाय 0.6 एक्सपोनेंशियल -6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर n और ये आ रहा है 4। अब हमें बेसिस सेम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बेसिस सेम हो गई तो इसका मतलब आपकी पावर्स भी सेम आ गई। तो ये क्या आ गया, आपका ऑर्डर आ गया किसका, NO का। हाइड्रोजन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर था और इसके अकॉर्डिंगली ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो अब हमारा रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल्स टू K विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और NO के हिसाब से रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। तो ये आपको रेट लॉ मिल गया। अब इसके हिसाब से आप मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म किस इक्वेशन का लिखना है हमें, इस रिएक्शन इक्वेशन का, जिसमें हमारे पास 2H2 हैं, जब वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 2NO के साथ, तो हमें क्या फॉर्म होके मिल रहा है, हमें मिल रहा है वाटर और नाइट्रोजन गैस, 2H2O एंड N2। इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है और आपको पास ये रहा रेट लो और आपको बताया ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्शन इंटरमीडिएट है।
रिएक्शन इंटरमीडिएट वो स्पीशी होती है जो ड्यूरिंग रिएक्शन फॉर्म होती है और अगले स्टेप में कंज्यूम होकर ख़त्म। अब आपका पहला स्टेप स्लो स्टेप है। ये बात भी हमने बात की थी इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देखते हुए कि फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसकी पीक हाई है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, उससे रेट आता है। तो इनकी कंसंट्रेशन, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको देखते हुए हम अपने रिएक्टेंट्स लिखते हैं। एक हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है यहाँ पे और 2 NO यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में ये जो स्लो स्टेप है उसमें ये दो चीज़ें रिएक्ट करेंगी इस प्रोपोर्शन में। हाइड्रोजन की पावर 1 है तो एक हाइड्रोजन यूज़ होगा और 2 NO। ओवरऑल हमारे पास क्या क्या मौजूद है, 2 NO थे, वो दोनों के दोनों यहाँ कंज्यूम हो गए। हाइड्रोजन 2 थे, एक यहाँ फर्स्ट स्टेप में यूज़ हो रहा है स्टेप नंबर 1 में। इसका मतलब जो सेकेंड हाइड्रोजन है वो स्टेप नंबर 2 में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपके ये प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होने। आप इसको देखिए कि यहाँ से किस तरह आपके ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये 2 H2 हैं, 2 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन्स 2 ऑक्सीजन्स। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन ये H2 लेकर क्या बना देगा, वाटर। इस वाटर के बनने के बाद आपके पास क्या बचा, आपके पास 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं और एक ऑक्सीजन बच रहा है। ठीक है, अब आपको बताया था इन्होंने कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। चलें, ये ऑक्सीजन भी गया, पीछे N2, 2 नाइट्रोजन थे, मैंने उससे N2 बना दिया। ठीक है, और N2 क्यों बनाया, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में N2 मौजूद था। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, वो स्पीशी होती है जो अगले स्टेप में रिएक्ट कर जाती है। अगले स्टेप में हाइड्रोजन था, साथ ऑक्सीजन आया, ये दोनों पॉसिबली मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। अब ये बन गया इसका मैकेनिज़्म। हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये मैकेनिज़्म सही भी है कि नहीं। जो भी मैकेनिज़्म होता है ना, उनकी इक्वेशंस जो भी हैं उनको अगर आप सम अप करो तो सम अप होने के बाद वो आपको वही इक्वेशन बना के देती हैं जो उनकी मेन इक्वेशन होती है। हम इसको करके देखते हैं। देखो, ये अगर मैं इसको ऐड अप करूँ इन इक्वेशंस को, ये 2H2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2NO, ये भी वाटर ये भी वाटर, तो ये हो जाएगा 2H2O और ये हो जाएगा प्लस N2। तो ओवरऑल इक्वेशन वही बन गई जो हमने क्या कहते हैं हमारे पास थी। तो ये क्या हुआ, हमने सबसे पहले इस यहाँ पे मैकेनिज़्म फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले रेट लॉ फाइंड किया, क्योंकि रेट लॉ भी नहीं था। रेट लॉ फाइंड किया, उसके बाद फिर हमने उससे मैकेनिज़्म फाइंड किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म बताया है। चूज कैटलिस्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब ये चीज़ें हमें इस मैकेनिज्म में से जो है वो स्पीशीज़ फाइंड करनी है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपके पास एक ऐसी स्पीशी होती है जो हम खुद ऐड करते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन और एंड में वो रिकवर हो जाती है, हमें वापस मिलती है। तो अगर हम इसमें देखें, शुरू में हमने H2O2 डाला है, I नेगेटिव डाला है, I नेगेटिव ये भी है और ये भी। इसका मतलब रिएक्शन के शुरू में हमने I नेगेटिव डाला और आखिर में हमें वापस मिल गया, तो इट्स योर कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशी होती है जो एक स्टेप में बने, अगले स्टेप में इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाए। एक स्टेप में बने और अगले स्टेप में दोबारा इस्तेमाल हो जाए। वाटर तो दोबारा यूज़ नहीं हुआ, OI नेगेटिव वापस यूज़ हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में बनी और सेकंड स्टेप में इस्तेमाल होके ख़त्म, OI नेगेटिव। ये क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद क्या, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप होता है। हमें कैसे पता, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हम वैसे लिखते हैं तो हमारा स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है जिसमें रिएक्टेंट स्पीशीज़ आ रही होती हैं। अगर मैं यहाँ के रिएक्टेंट्स और यहाँ के रिएक्टेंट्स देखूँ, ये तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है और रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ में नहीं आता। तो रेट लॉ में क्या होते हैं, आपके रिएक्टेंट्स आ रहे होते हैं जो आपने उसमें डाले होते हैं, ये और ये। इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। तो यही स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा और यहीं से हम रेट डिटर्मिन करेंगे। तो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, H2O2 प्लस I नेगेटिव प्रोड्यूसिंग वाटर एंड OI नेगेटिव। ठीक है, अगला स्टेप क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रेट लॉ में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं लिखा जाता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज।
इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ ये है। इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ, क्या ये जो मैकेनिज्म दिया हुआ है इस रेट लॉ से मैच कर रहा है, कंसिस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ आता है आपके स्लो स्टेप से, तो इसके लिए हम सिर्फ स्लो स्टेप चेक कर लें तो हमें पता चल जाता है। ये रहा हमारा स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में मौजूद स्पीशीज और उनकी जो रेशोज हैं वो रेट लॉ से मैच करने चाहिए। रेट लॉ में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और 2 NO के, और इधर स्लो स्टेप में एक हाइड्रोजन है और एक NO है। इसका मतलब ये NO मैच नहीं कर रहा है, यहाँ NO2 लिखा हुआ है और यहाँ से NO1 आ रहा है। सो ये मैकेनिज्म इस रेट लॉ से कंसिस्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ? नो, द मैकेनिज्म इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। सिर्फ स्लो स्टेप और रेट इक्वेशन को कंपेयर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ ये, रिएक्शन अकर इन 2 एलिमेंट्री स्टेप्स, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ है। ऑक्सीजन, अज्यूम ऑक्सीजन एटम एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट अज्यूम कीजिए और आपने क्या करना है, मैकेनिज्म फाइंड करना है इस रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म के लिए पहले भी हमने बात की, 2 चीज़ों की नीड होती है, एक ओवरऑल मेन इक्वेशन ताकि हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पता चल सकें, और दूसरा आपका रेट लॉ। दोनों ही चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस 2 स्टेप्स में होना है। रेट लॉ में के हिसाब से N2O का एक मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। स्लो स्टेप को नंबर 1 स्टेप कंसिडर करते हुए अगर मैं लिखूं तो सिर्फ N2O का एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ रिएक्ट करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद N2O हैं कितने टोटल? 2। इसका मतलब जो अगला N2O है वो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब हम यहाँ से प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। आपको एक हिंट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दूँ तो पीछे मेरे पास सिर्फ N2 बचता है, और N2 हमारे प्रोडक्ट का पार्ट है, तो ठीक है, हमने यहाँ पे ये N2 एक बना दिया, जो ऑक्सीजन था उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना दिया। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होता है? जो एक स्टेप में बने और नेक्स्ट स्टेप में यूटिलाइज होकर ख़त्म हो जाए। तो ये ऑक्सीजन इंटरमीडिएट अगले स्टेप में मैंने कंज्यूम करवाया। अब क्या करूँ, यहाँ पे N2 है और प्रोडक्ट में N2 और O2 है। देखो मैं अगर यहाँ से N2 बना लूँ तो N2 एक और बना लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 N2 थे। इस N2 को बनाने के बाद यहाँ एक ऑक्सीजन बच गया और एक ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन मिलकर O2 बना लेंगे। इस तरफ मैं क्यों गई? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में O2 भी है। तो ये बन गया आपका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म जो है आपका जो भी बने उसको अगर हम देखें तो उसको जब सम अप करें, उन इक्वेशंस को ऐड करें तो ओवरऑल मेन इक्वेशन बननी चाहिए। अब देखें N2O ये हो गया 2N2O, ये सिर्फ हमारी कंफर्मेशन है, हमारा क्रॉस चेक है। ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन कैंसिल, ठीक है, ये 2N2 हो गए और 7 ऑक्सीजन बन गया। वही इक्वेशन आ रही है जो हमारी मेन ओवरऑल गिवन इक्वेशन थी। तो इसका मतलब हमारा मैकेनिज्म सही बना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।